नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन जुडिशल सर्विस। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में संघ यानी द यूनियन पे हम लोग चर्चा करेंगे। यह वीडियो संविधान की वीडियो सीरीज का 17वां वीडियो है। इससे पूर्व के सभी 16 वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है मुख्यतः राष्ट्रपति और उसकी शक्तियों और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और उससे पूर्व हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, क्या उनकी वोटिंग पावर होती है, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न 16 है, कल हम लोगों ने 15 प्रश्न तक कर लिए थे। तो देखिए, प्रश्न 16 कहता है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। उनका जो इलेक्टिंग का जो प्रोविजन है वो दिया गया आर्टिकल 54 में, और जहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस प्लस लोअर हाउस और जो एमएलए हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनमें उनके जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड मेंबर वहाँ भी तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये चीज़ क्लियरली बताई गई जो है, कहाँ बताई गई है? आर्टिकल 54 में। इसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 55 में बताया गया, उसी को आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है और वो कहाँ दिया हुआ। देखिए, मैनर ऑफ इलेक्शन, तो जो मैनर ऑफ इलेक्शन है यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से चुनाव होगा, वो संविधान के आर्टिकल 55 में दिया हुआ है। आर्टिकल 55 जो है वो इसके मैनर की बात करता है कि कैसे संविधान में जो है यहाँ पर जो है जो किस प्रकार से चुनाव होंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले तो कंडीशंस की बात की जाए तो कंडीशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस कंडीशन मतलब क्या कंडीशन चाहिए होती हैं जो है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, जो कैंडिडेट के लिए। तो कैंडिडेट के लिए हम लोगों ने आर्टिकल 58 की बात की थी, जिसमें कि जो है वहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बताया गया था कि जो व्यक्ति होगा वो भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरा कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और तीसरा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो, उसके पास लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यताएं हों। तो ऐसा ही व्यक्ति जो होगा वो जो है कैंडिडेट के तौर पर, प्रेसिडेंट की कैंडिडेट के तौर पर नामित हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी कहता है कि जो निर्वाचन मंडल होगा यानी जो इलेक्टोरेट काउंसिल होंगे यानी जो करेगा, जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन करेंगे। तो इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है लोकसभा प्लस यहाँ पर राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो, और साथ में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए, वो भी इलेक्टेड एमएलए। तो ये लोग जो है यानी इतने लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। अब आते हैं कि बात की कैसे इसका चुनाव होगा। तो देखिए, जो कैंडिडेट होगा वो चुनाव के लिए आएगा तो सबसे पहले तो उसको एक जमानत राशि जमा करनी होगी, और प्रेसिडेंट की जमानत की जो राशि है प्रेजेंट टाइम में वो है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये व्यक्ति को जमानत राशि के तौर पर जमा करने होंगे। और उसके साथ में जो है उसको कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए, मतलब ऐसे व्यक्ति हों जो उसका नॉमिनेशन करें कि मतलब प्रस्ताव दें कि ये व्यक्ति हमारी तरफ से प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है। और उसके साथ में 50 व्यक्तियों का अनुमोदन भी चाहिए, और ये जो 50 व्यक्ति होंगे ये संसद के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का होता है। और हाँ, एक बात और कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कराता कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ही राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। और इससे संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो विवाद के लिए जो उसका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट कराता है। एक देखिए, एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई वैसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति चुन जाता है और वो अपना कार्यकाल शुरू कर देता है, परंतु उसका निर्वाचन जो है वो अयोग्य यानी वॉइड घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी तरह जो उसमें कमियों के कारण, तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया उस दौरान में वो वॉइड नहीं होगा, वो वहीं तक लागू रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ हो जाती है। अब आते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। अब आते हैं कि किस रीति से चुनाव होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 55, तो आर्टिकल 55 जो है वो क्लियरली कहता है कि यहाँ पर जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो यूज किया जाएगा, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ही जो है चुनाव किए जाएंगे। अच्छा, ये पद्धति दी किसने थी? तो देखिए, ये जो पद्धति है इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये पद्धति दी थी एक व्यक्ति जिनका नाम था थॉमस, यानी यहाँ पर ये थॉमस हेयर। तो थॉमस हेयर नाम के जो व्यक्ति थे, इन्हीं के द्वारा ये फॉर्मूला डेवलप किया गया था। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए, इसमें दिया क्या जाता है, यानी पहली बात तो एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है, परंतु वो वरीयता क्रम में देता है। कैसे देता है? वरीयता क्रम में। जैसे मान लीजिए एक मेंबर गया है वो वोट देने के लिए, तो वो वरीयता देगा पहले, यानी मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पे A, B, C, और मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो मैं प्रथम वरीयता B को दे रहा हूँ, तो मेरी फर्स्ट वरीयता जो है वो B को है। अगर B नहीं आगे आ रहा है, पीछे है वोटिंग में, तो मेरा जो है सेकंड वोट जो होगा वो मेरा जो है सेकंड वरीयता जो है वो C को चली जाएगी, और थर्ड वरीयता जो है वो A को हो जाएगी, तीनों कैंडिडेट में। अब इसी तरह सभी का जोड़ा जाता है, जो भी प्रथम वरीयता में सबसे अधिक होते हैं जो व्यक्ति, यानी मान लीजिए 20 अधिक होता है, सबसे पीछे C है, तो फिर C के जो वोट होंगे वो उसकी सेकंड वरीयता के अनुसार बांट दिए जाएंगे, और उसके बाद जो चुनाव में रह जाएंगे व्यक्ति वो रह जाएंगे A और B, फिर उनका देखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो भी व्यक्ति अंत में बचेगा वही राष्ट्रपति के लिए जो है जो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ वरीयता क्रम में हो जाती है। तो ये फॉर्मूला दिया किसने था? तो ये फॉर्मूला दिया था थॉमस हेयर ने।
ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि वोटिंग का जो कोटा है यानी इलेक्टोरल जो कोटा होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखिए इलेक्टोरल कोटा सबसे पहले तो गुप्त मतदान होगा, यानी जो मतदान है वो गुप्त होगा, ओपन नहीं होगा कि बता के सबको दिया जाएगा मैं इसको वोट दे रहा हूँ। गुप्त मतदान होगा और फॉर्मूला आपको बता दिया कि STVS, यानी कि यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, एक ही वोट दिया जाता है और ये ट्रांसफरेबल वोट होता है, एक से दूसरे व्यक्ति में जो है चेंज हो जाता है, यानी ABC प्रेफरेंसेबल है इसलिए। तो ये चीज़ आती है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे छोटे से, यानी सबसे छोटा यानी सबसे कम पावर का वोट जो होता है वो MLA का वोट होता है। तो MLA की वोटिंग शक्ति हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर मुझे नजर आई है, तो MLA की वोट जो होते हैं वो प्रत्येक MLA के वोट इक्वल नहीं होते, उनकी वोटिंग पावर बराबर नहीं होती, क्योंकि ये राज्य की जनसंख्या पर आधारित है। जैसे किस राज्य से सिक्किम है, सिक्किम की जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ के MLA की जो संख्या भी कम होगी, फिर भी उनके MLA की संख्या की वोटिंग जो है उत्तर प्रदेश के MLA की संख्या से कम ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके MLA की संख्या की जो वोटिंग होगी वो कम होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर जाती है। अब देखते हैं MLA की वोटिंग कैसे नहीं आती, यानी जो MLA की जो वोटिंग पावर है, यानी बट जो वोट का जो वैल्यू है, यानी वोट की जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होती है। तो देखिए वो सबसे पहले तो उस राज्य की यानी वहाँ की पॉपुलेशन आ जाएगी वहाँ पर, यानी जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो ली जाएगी। उसके बाद उस राज्य में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, यानी टोटल जो इलेक्टेड MLA हैं, यानी जो MLA हैं LA हैं, उनसे डिवाइड कर दी जाएगी उसकी पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको 100 से 1000 से भाग दे दिया जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इससे हमें एक MLA की वोटिंग पावर मिल जाएगी। तो यही MLA की वोटिंग वैल्यू होती है, यानी कितने वोट जो है MLA रिप्रेजेंट करता है। तो सीधा एक बार फिर समझ लीजिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है यहाँ पे, तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट हो जाता है, और जिसको नंबर ऑफ इलेक्टेड MLA, जो इलेक्टेड MLA जो राज्यपाल द्वारा नामित के वो नहीं, इलेक्टेड MLA जो है उनको जो है उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है इसको 1000 से भाग देने पर आपको MLA की वोटिंग मिल जाएगी। तो ये तो हो गया MLA की वोटिंग। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कि MP की वोटिंग, यानी एक MP की वोटिंग कितनी होती है। तो MP की वोटिंग, अब देखिए MP की वोटिंग में एक सबसे खास बात है कि सभी MPओं की जो वोट होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे हो जाते हैं बराबर, क्योंकि MP की जो वोट वैल्यू है वो काउंट की जाती है राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों के समस्त मतों के मूल्य से, यानी जो टोटल MLA के जो मतों का यानी मूल्य यानी है वैल्यू है, उसको हम लोग जो है यहाँ पर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो राज्यों के जितने भी स्टेट्स के जो MLA हैं, तो MLA हैं उनके जो समस्त मतों की जो मूल्य है, यानी उनकी जो ये वाली वैल्यू थी, जो वैल्यू है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको यहाँ पे लिया जाता है। और इसको डिवाइड किससे किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है, यानी यहाँ पे देखिए ऑल स्टेट है, यानी टोटल स्टेट्स की बात की गई है, यहाँ सभी राज्यों के MLA की टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये सभी जो जोड़ लिया जाता है यहाँ पे, और इसी के साथ में जो संसद के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर हैं, तो संसद में दोनों ही यानी राज्यसभा लोकसभा के दोनों के यहाँ पे जोड़कर, यानी कि राज्यसभा लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स को यहाँ पर जोड़कर, यानी टोटल MLA की जो वोट वैल्यू उससे भाग दे दिया जाता है। तो इससे हम लोगों को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इससे हमें वोटिंग वैल्यू ऑफ MP मिल जाएगी, यानी MP की वोटिंग वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। अब आती है लास्ट चीज की, जो इलेक्टोरल कोटा होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए इलेक्टोरल जो कोटा है, यानी आपका जो इलेक्टोरल कोटा दिया गया है उसको कैसे किया जाएगा। उसके लिए जो यानी कुल जो डाला गया वैध मत है, जो कुल डाले गए वैध मत हैं उनको यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो कुल जो यानी टोटल जो डाले गए वोट हैं, यानी टोटल जो वोट हैं, ठीक है, तो टोटल वोट जो है उसको यानी निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, यानी जितने प्रतिनिधि वहां पर खड़े हुए थे, यानी निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या से, यानी यहाँ पर जो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी संख्या से यहाँ भाग दे दिया जाता है। तो यानी जो इलेक्टोरल मेंबर्स हैं उनसे यहाँ से इसको भाग दे दिया था। और हाँ, यहाँ पर एक 1 यहाँ जोड़ लिया था और एक 1 यहाँ जोड़ लिया। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर 500 से अधिक की वोटिंग हो रही है तो उसमें एक 1 जोड़कर यहाँ पर इसको बराबर करने की कोशिश की जाती है, तो जिससे कि एक यहाँ पर जुड़ जाए, अधिक हो जाए। तो जी इसलिए यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है। इसी के अनुसार जो भी बंदा है जिसका भी जो है सबसे ज़्यादा फाइनली जो जीत के आता है वही भारत का प्रेसिडेंट बन जाता है। और उसका कार्यकाल कितना रहेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो कार्यकाल है वो रहेगा 5 साल। और 5 साल किस दिन से रहेगा, 5 साल उसी दिन से रहेगा जिस दिन से वो अपना पद ग्रहण करेंगे, यानी पद ग्रहण के दिन से ही उनका जो है कार्यकाल 5 साल का रहेगा। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कोई लोकसभा या राज्यसभा किसी का मेंबर है, तो वो व्यक्ति जैसे चुनाव लड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म नहीं होती है, सदस्यता उसकी उस दिन तक रहेगी जिस दिन वो अपना पद राष्ट्रपति का ग्रहण करेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे उससे ठीक पूर्व जो है उनकी सदस्यता वहाँ खत्म हो जाएगी और वहीं से तुरंत राष्ट्रपति के पद जो है पर वो आसीन हो जाएंगे। ये प्रक्रिया जो है यहाँ पर इलेक्शन की रहती है। आगे भी हम लोग इस चीज़ पर चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार जो है इसको डिसाइड कर चुके हैं। यानी भारत का जो राष्ट्रपति चुना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ए राज्यसभा केवल सदस्यों से, यानी यहाँ पे केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन सी है
केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्टेड शब्द मिसिंग है। और ऑप्शन डी है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हाथ में जब से चोट लगी है, तो जैसे जैसे ठीक हो जाएगा तो अच्छा और परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की संख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल 1000 गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा तथा अभी निश्चित जनसंख्या से है। तो हाँ, तो एक चीज़ हम बताना भूल गए थे यहाँ पे, जो जनगणना में जो वोटिंग कलेक्ट किया जाता है वो कब की वोटिंग से किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 1971 यानी 1971 तक की वोटिंग से लिया, जनगणना से लिया था। और ये कब तक लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 2026 तक, यानी कि 2026 तक लिया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1971 की जनगणना से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी। देखिए, जब अध्यादेश में कोई अगर भेजा जाता है उसमें अध्यादेश पारित करने के लिए और उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया तो राष्ट्रपति अध्यादेश की सहमति देता है, अध्यादेश पारित करता है। तो अध्यादेश का जो प्रोविजन है तो वो दिया गया है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 जो है वो अध्यादेश की बात करता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हो जाता है, यानी यहाँ पर जो क्लियरली आर्टिकल 123 में कहा गया, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो उसमें अगर कोई अति संभावी, अति आवश्यक जो है विधि या विधेयक पास करना हो तो उसके लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर 6 महीने के लिए होता है, उसके बाद आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। तो ये इसकी हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे। तो ये दिया गया आर्टिकल 123 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें दिया, यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो कार्यवाहक हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन डी। और ऐसा एक ही बार हुआ है, वो हुआ है 1969 में। और ये कब, इसमें कौन थे, यानी यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो भारत में पहले ऐसे व्यक्ति बने जो कि जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए जो है भारत के राष्ट्रपति के जो है कार्यभार उन्होंने संभाला। तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो नेक्स्ट 20 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ भारत के राष्ट्रपति के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए है, वह संसद का एक संगठक है। बिल्कुल ये एकदम स्टेटमेंट सही है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक जो है पार्ट है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद का एक पार्ट होता है और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद बनती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। देखते हैं, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। देखिए, राष्ट्रपति सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हाँ, जब ज्वाइंट असेंबली बुलाई जाती है आर्टिकल 108 में, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट असेंबली को बुलाता है और उसके बाद उसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रपति नहीं करता है, उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ गलत हो जाती है, वो चर्चा में भाग नहीं लेता है। अगला देखते हैं ऑप्शन सी, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता। तो ये बिल्कुल सही है, यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक वर्ष यानी इन एवरी ईयर वो दोनों सदनों की ज्वाइंट असेंबली को जो है वहाँ पर संबोधित करता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है 1, 2, 3 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है किन्हीं भी ऐसी परिस्थितियां हैं वहाँ पर अध्यादेश लागू कर नहीं सकती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। तो ये चीज़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। और किस प्रक्रिया में किया जाता है, वो किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। तो ये चीज़ थी, और ये दी किसने थी, थॉमस हेयर के द्वारा ये दी गई थी पद्धति। और वोट इसमें एक व्यक्ति का वोट जो होता है वो एक ही वोट प्रभावी होता है, मतलब उसने कई वोट दिए हैं यहाँ पर A, B 1, 2, 3, 4 प्रेफरेंस करके, मगर वोट उसका एक ही प्रभावी होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति में नहीं होता है।
क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है, यहाँ पर जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, बिल्कुल यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही यहाँ पर जो है चुनाव होता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी अनुपातिक मत ये भी नहीं है और खुला बैलेट यहाँ तो भी है ही नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल ये चीज़ आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण यानी बाहर आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो देखिए ये जो प्रोविजन दिए हैं, तो देखिए पहला जो ये प्रोविजन आर्टिकल 355, तो आर्टिकल 355 जो है उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी राज्य का दायित्व होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पे अनुच्छेद 352, बिल्कुल राष्ट्रीय आपात की जो बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 352 में, और उसमें भी यही पॉइंट दिए गए, मगर तो वहाँ पर दायित्व की बात नहीं की गई। राष्ट्रीय आपात ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि उसे राष्ट्रीय आपात लगाना है, तो वो मंत्रिमंडल की जो है रिकमेंडेशन से वहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपात लगा देता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे ये था। बाकी इसमें और भी हम लोग आगे जब इसके नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा डिस्कस करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बाकी 360 में दिया हुआ है कि यहाँ पर इकोनॉमिक यानी आर्थिक आपात, राष्ट्रीय आर्थिक आपात की बात की गई है, तो आर्थिक आपात अभी तक भारत में कहीं भी लगा नहीं है, और इसके जो प्रावधान है उसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। एक खास बात है कि इस राष्ट्रीय आपात में मतलब जो आर्थिक आपात होता है यानी इकोनॉमिक इमरजेंसी है, इसमें क्या है कि जो है इसमें राष्ट्रपति और जितने भी राज्य प्रमुख हैं उन सभी की तनख्वाह भी कम की जा सकती है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी तनख्वाह यानी वेतन है और जो भत्ते हैं वो कम किए जा सकते हैं। चलिए आगे इसकी चर्चा विस्तृत करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 356, तो 356 में अगर संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन किसी राज्य में होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर होती है तो ये यहाँ पर 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाता यानी जाना आवश्यक है। तो जो आपातकाल की जो घोषणा की स्वीकृति है वो संसद के समक्ष रखी जानी आवश्यक है, कितने दिनों के लिए? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 माह के अंदर आपातकाल की जो घोषणा की जो स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में वित्तीय आपातकाल, जिसमें हम लोग ने चर्चा भी की थी, ये वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ दिया? आर्टिकल 360 में दिया गया। तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो बिल्कुल आज तक 1 बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कभी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है वो भारत के न्यायवादी इनकी भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति तो करता ही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इन सभी की जो है भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब राष्ट्रपति को चुनाव किया था कि राष्ट्रपति कितने वर्ष तक के लिए अपने पद पर रहता है। तो राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष तक के लिए अपने पद पर रहता है, और किस दिन से रहता है? अपने निर्वाचन की तारीख से। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अपने निर्वाचन की तारीख से, बहुत ही माइनर डिफरेंस यहाँ पे रहता है और ये प्रश्न कई बार आता है और गलत भी हो जाता है। तो संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो बहुत ही अच्छे सभी पॉइंट्स हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो राष्ट्रपति है अपने पद ग्रहण के दिन से जो है वो 5 वर्ष तक के लिए पद पर रहता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में है, यहाँ पे देखिए कथन, यानी कथन दिया गया है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। भारत में भारतीय संविधान जो है वो सर्वोच्च है, ना तो न्यायपालिका, ना ही संसद, ना ही कार्यपालिका, यानी कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी संविधान के ऊपर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाता है। हाँ, पहला जो कथन दिया है, अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाए, बिल्कुल यहाँ पर जो है स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है राष्ट्रपति को उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कि उसके कार्यकाल के दौरान उसके ऊपर किसी भी तरह के जो है मुकदमा, जो क्रिमिनल मुकदमे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलाए जाएंगे। यानी ये चीज़ यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है यहाँ पर कि किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह की कार्रवाई राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं की जाएगी। और ये चीज़ देखिए अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 14 का अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
तो यानी न्याय के समक्ष जो है सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, परंतु यहाँ पर अगर क्लॉज बंद देखा जाए तो समान नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। वहाँ पर किसी भी न्यायालय में राज्य के विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध और राज्य प्रमुखों के विरुद्ध कोई किसी भी तरह का वाद नहीं लाया जा सकता है। और ये बात बताई कहाँ गई है, तो बिल्कुल आप अगर देखिएगा आर्टिकल 361 में यहाँ पर क्लियरली कहा गया था प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज्य प्रमुख शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है। तो इस पर आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे जब आगे के क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे थी, तो आर्टिकल 361 में इसका प्रावधान है। तो देखिए पहला तो स्टेटमेंट ये वाला ठीक हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर कारण तो बिल्कुल गलत है क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। तो कथन और कारण दोनों सही, तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है परंतु कारण गलत दिया है। बाकी कथन गलत, तो ये तो यहाँ गलत हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, हम भी वहाँ पर चर्चा में आएंगे, आप जरूर वहाँ पर कमेंट करिए। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो देखिए क्षमादान की शक्ति, तो बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यानी भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं और अध्यादेश भी दे सकते हैं, तो ये सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर इम्पीचमेंट जैसी शब्द का प्रयोग किया है, द प्रोसीजर लाइक इम्पीचमेंट है, तो इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है वहाँ पे, इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब प्रेसिडेंट के लिए उपयोग होता है, परंतु उसी जैसी प्रक्रिया के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वहाँ से हटाया जा सकता है। वहाँ राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है, पहले पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद ही आगे प्रक्रिया चलेगी, तो उसमें बोलने का भी उन्हें मौका दिया था। तो हम लोग जब इम्पीचमेंट चर्चा करेंगे तब उस पर बात करते हैं। तो ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा तो नहीं प्राप्त है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाता है। बाकी क्षमादान, आपातकाल की घोषणा करना और अध्यादेश जारी करना, ये सारी जो पावरें हैं वो दी गई हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान में 360, तो 360 में क्या है आप सभी लोग बोलिए अपने मन में। 360 में दिया गया है आर्थिक आपात, तो आर्थिक आपात की बात की गई। 360 के अधीन वित्तीय यानी आर्थिक वित्तीय आपात की बात की गई है, तो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे वित्तीय आपात, आर्थिक आपात से क्या संबंधित कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला दिया गया वित्तीय आपात घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो वित्तीय आपात है, आर्थिक आपात दिया गया है, उसकी 2 माह की समाप्ति के परिवर्तन पर अगर वो संसद में अनुमोदन नहीं होता है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। बाकी ऑप्शन पॉइंट 2 देखते हैं। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप से संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर गलत है। बाकी पहला स्टेटमेंट ठीक था बिल्कुल, मगर दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ गलती दी गई है। देखिए यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट बताया गया कि जो भारत में जो भी राष्ट्रपति है या उस और जो हैं मंत्री हैं, पद हैं, और जो भी राष्ट्रपति हैं, संघ के कार्यकलाप में जो सेवा में लगे हुए लोग हैं, वर्ग के किसी भी वर्ग के, और उन सबका राष्ट्रीय यानी जो वित्तीय आपात आता है, वित्तीय आपात के समय उनका वेतन कम कर दिया जाएगा, परंतु उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम नहीं होगा, वेतन भत्ते कम नहीं होंगे। बिल्कुल गलत है यहाँ पे। उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी कम हो सकते हैं, वित्तीय भी कम किए जा सकते हैं। तो ये वित्तीय आपात में यहाँ पर आर्टिकल 360 में क्लियरली बताया गया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट था क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि वित्तीय आपात की जब घोषणा की जाती है 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी अगर अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों ने उसका अनुमोदन नहीं कर, यानी वित्तीय आपात को अगर कंफर्म नहीं किया दोनों सदनों ने, तो 2 मास के बाद जो है वो वित्तीय आपात अपने आप समाप्त हो जाएगा, यानी उससे पहले उनको कंफर्म करना होगा। ये चीज़ यहाँ बताई गई थी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस कर लिया। बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके अगले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन कवर किया करेंगे। पहले 2 वीडियोज थे जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कवर किए। तो निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो देखते हैं यहाँ पे किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पहला दिया हुआ देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो बिल्कुल वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाकी योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। बाकी संघ राज्य के मुख्यमंत्री, तो बिल्कुल संघ राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी जो यूनियन टेरिटरीज के सीएम है अपॉइंटेड बाय दी
प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, शपथ जो है वहाँ पर जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो भी राज्य प्रमुख हैं वो कर दिलाते हैं, परंतु अब नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका देखिए अगर आप देखना चाहते हो तो आर्टिकल 239 ए का क्लॉज 5 अगर देखें तो वहाँ पे क्लियरली बताया भी गया है कि सीएम जो होगा वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होगा और सीएम की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट अन्य मंत्रियों को भी अपॉइंट करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आर्टिकल 239 में बताई गई है। बाकी फाइनेंस कमीशन जो है, अब वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में दिया गया है, वहाँ पर क्लियरली बताया गया कि फाइनेंस कमीशन जो होगा उसमें जो फाइनेंस कमीशन है वो बनता है चेयरमैन से, यानी चेयरमैन होगा एक और उसके साथ में चेयरमैन के साथ में 4 मेंबर होंगे, यानी फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर, एक तो चेयरमैन हो गया और दूसरा हो गया यहाँ पर 4 मेंबर्स, और ये सभी जो है यानी कि जो चेयरमैन है ये अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और चेयरमैन की रिकमेंडेशन से ही 4 मेंबर्स जो है अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा और ये फाइनेंस कमीशन तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिए, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको यूडीसी से संबंधित जीएस एज वेल एज द लॉ के सभी एक्ट्स को जो हम लोग डिस्कस करेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल।